नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को पढ़ने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक्स जैसे कि काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय आदि पे वीडियो बनाए जा चुके हैं, जो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रस निष्पत्ति को पढ़ने वाले हैं और साधारणीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस निष्पत्ति की बात की जाए तो भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप तथा रस निष्पत्ति पर विचार किया है। वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं। वे लिखते हैं रस इति का पदार्थ। फिर वो स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आस्वादत्वत इति रस, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने की क्षमता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, भरत मुनि ने रस को आस्वाद न मानकर आस्वाद्य माना है। मैं यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक शब्द है आस्वाद। आस्वाद का अर्थ है रस प्राप्त करने की प्रक्रिया। जैसे हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो उस स्वाद लेने की प्रक्रिया को आस्वाद कहते हैं। वहीं भरत मुनि ने रस को आस्वाद्य माना है, यानी आस्वाद्य। आस्वाद्य का अर्थ होता है वह वस्तु जो रस प्रदान करती है। तो उन्होंने रस को एक वस्तु के रूप में देखा है जो कि हमें रस प्रदान करने मतलब स्वाद प्रदान करने की क्षमता रखती है। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसमें वे कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव अस्थाई भाव ये रस के अवयव हैं। तो इसी में इन्होंने आचार्य भरत मुनि ने बताया है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए भात एवं प्रपानक रस के दो उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मीठे नमकीन कड़वे आदि पदार्थ से प्रपानक रस बनाया जाता है और उसे पीकर लोग प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसके आस्वाद से सहृदय हर्षादि की प्राप्ति करता है। उन्होंने रस की 3 स्थितियाँ प्रस्तुत की। पहला, रस की निष्पत्ति जो कि विभाव आदि के संयोग से होती है। रंगमंच पर जब कोई अभिनय हो रहा हो तो दर्शक जब विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति प्राप्त करता है। दूसरा, जब अभिनेता अभिनय करता है तब जो उसे रस की निष्पत्ति होती है। और तीसरा, सहृदय द्वारा व्यास्वाद। अब भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया उसका हम इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वे रस को आस्वाद्य मानते हैं, आस्वाद नहीं। उसके बाद उन्होंने रस को विषयगत न होकर विषयगत माना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि उन्होंने रस को वस्तु के रूप में देखा है, रस निष्पत्ति को एक वस्तु के रूप में देखा है, रसास्वाद की प्रक्रिया के रूप में नहीं। उसके बाद रस का मूल आधार उन्होंने अस्थाई भाव को बताया है, जो रस नहीं है किंतु यह विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति रंगमंच पर अर्थात नट नटी में होता है। भरत मुनि के सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी, अतः इस सूत्र की व्याख्या बाद के 4 आचार्यों ने किया, जिसमें पहले आचार्य आते हैं भट्टलोलक। भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद और आरोपवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने रस निष्पत्ति की विवेचना की। इसके बाद आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद आचार्य भट्टनायक ने
भुक्तिवाद और भोगवाद का सिद्धांत दिया और सबसे अंतिम में आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। तो हम सबसे पहले भट्टलोलक के उत्पत्तिवाद और आरोपवाद का सिद्धांत को देखते हैं। भट्टलोलक का समय काल है 10वीं शताब्दी। इन्होंने 10वीं शताब्दी में रस निष्पत्ति का विवेचन करते हुए उत्पत्तिवाद और आरोपवाद नाम से 2 सिद्धांत दिए। भट्टलोलक भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। उनका लिखा हुआ ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं होता, मगर अभिनवगुप्त, मम्मट आदि परवर्ती आचार्यों ने उनके मत संक्षिप्त में उद्धृत किए हैं। भट्टलोलक के अनुसार परिपक्वता प्राप्त करने पर ही अस्थायी भाव रस कहलाते हैं। वे बताते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव उपचित होता है और रस कहलाता है। उपचित यानी परिपक्व होता है और वह रस कहलाता है। इसी कारण इसके सिद्धांत को उपचयवाद भी कहा गया है। इसके बाद कि रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः राम आदि मूल पात्रों में रहता है, पर दर्शक अभिनेताओं पर राम आदि का आरोप कर लेता है। अतः अभिनेता यानी नायक में भी गौण रूप में रस रहता है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा गया। जैसा कि उन्होंने बताया उदाहरण के तौर पे कि रामायण में मुख्य पात्र या रामायण का मुख्य पात्र या नायक राम है, राम में रस है, परंतु जब उसका मंचन होता है तो अभिनेता जो राम का अभिनय कर रहा होता है, हम उससे रस की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए इनके सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है, क्योंकि मंचन के समय राम का आरोप अभिनेता पर हो जाता है, तो सहृदय के मन में रस की प्राप्ति गौण रूप से अभिनेता से ही प्राप्त होती है। इसके बाद लोलट के सूत्र के आधार पर नाटक में रस मुख्यतः नायक नायिका में उत्पन्न होता है, परंतु उनका अभिनय द्वारा अनुकरण करने वालों में भी उस रस की प्रतीति होती है। उसी बात को यहाँ इन्होंने बताया है। फिर लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ है उत्पाद उत्पादक संबंध या निष्पत्ति उत्पत्ति संबंध। आचार्य मम्मट ने भट्टलोलक के मत की व्याख्या करते हुए 3 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने बताया कि विभाव और अस्थायी भाव के बीच जनक जन्य संबंध होता है। उसके बाद उन्होंने लिखा अनुभाव और अस्थायी भाव के बीच गमक गम्य संबंध होता है और संचारी भाव और अस्थायी भाव के बीच पोषक पोष्य संबंध होता है। इनके संबंध में एक आक्षेप है। भट्टलोलक की आलोचना करते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि रस निष्पत्ति में वे कहीं सहृदय का उल्लेख नहीं करते तथा यह भी नहीं पता चलता कि सामाजिक को रसानुभूति क्यों होती है, परंतु वास्तविकता यह है कि उन्होंने सहृदय का उल्लेख तो नहीं किया, किंतु उनका अभिप्राय यही था कि सहृदय ही राम आदि का अभिनय करने वाले पात्रों पर मूल पात्रों का आरोप करते हैं और फिर इसी आरोपित पात्र में रस की प्रतीति करते हुए स्वयं भी रसानुभूत होते हैं। इसके बाद आचार्य शंकुक का अनुमतिवाद का सिद्धांत है। रस के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक है। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। आचार्य शंकुक के अनुसार सहृदय नाट आदि पर राम आदि का आरोप नहीं करता, अपितु प्रतीति या अनुमान कर लेता है। इसलिए इनके सिद्धांत को अनुमतिवाद कहा जाता है। इनके न्यायशास्त्र के अनुसार प्रतीति 4 प्रकार की होती है। पहला, राम को राम समझना यानी सम्यक प्रतीति। दूसरा, राम है अथवा नहीं है यानी संशयात्मक प्रतीति। तीसरा, राम को कुछ और समझना यानी मिथ्या प्रतीति। और चौथा, राम जैसा है यानी सदृश्य प्रतीति। आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है।
जैसे चित्र में बने तुरंग को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक भी नाट्य आदि में राम आदि की प्रतीति कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों की प्रतीति भी कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ अनुमान तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमति है। शंकुक का मत है कि रस निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित होती है। नट नटी वास्तविक राम सीता के विभाव अनुभाव का अनुकरण करते हैं। ये विभाव आदि वे ही हैं जिनका वर्णन कवि करता है, अर्थात नट नटी काव्यबद्ध राम का अनुसरण करते हैं, मूल पात्र का नहीं। मूल पात्र वह होता है जिसकी कवि ने कल्पना के साथ विभाव आदि का वर्णन किया है और नाट्य आदि द्वारा काव्य निबद्ध पात्र का अनुसरण किया जाता है। इसके बाद भट्टनायक का भुक्तिवाद का सिद्धांत है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक हैं। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाया है। उन्होंने रसास्वादन की प्रक्रिया त्रिविध व्यापार के माध्यम से समझाई है, जिसमें पहला है अभिकत्व व्यापार, दूसरा है भावकत्व व्यापार और तीसरा है भोजकत्व व्यापार। अभिकत्व व्यापार को देखें तो अभिधा शक्ति द्वारा काव्य अथवा नाटक में अर्थबोध की प्रतीति होती है। इस चरण में अर्थ विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य रूप में ग्रहण होता है। इसे अभिकत्व व्यापार कहते हैं। भावकत्व व्यापार को देखें तो काव्य के अर्थ को ग्रहण कर लेने के बाद सहृदय के विभाव आदि किसी व्यक्ति विशिष्ट से संबंध न रहकर सर्वसाधारण अथवा साधारणीकृत हो जाते हैं। इससे सहृदय के मोह का विनाश हो जाता है। वह निज पर की भावना से ऊपर उठ जाता है। यानी यहाँ भावकत्व व्यापार में साधारणीकरण की बात की जा रही है, जो हम साधारणीकरण आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद भोजकत्व व्यापार में उन्होंने बताया कि साधारणीकरण होते ही सहृदय के सत्व गुण उसके रजोगुण तथा तमोगुण संबंधी भावों को परे कर उद्भूत हो जाते हैं। शतपोद्रेक से उत्पन्न आनंदमयी अनुभव सांसारिक भावों से शून्य होकर अलौकिक हो जाता है। यही भोजकत्व व्यापार है। साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्टनायक ने कहा है, भावकत्व साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादाय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। अब हम भट्टनायक की प्रमुख मान्यताओं को देखें तो भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मिक मानकर उसे सत, रज और तम गुण से युक्त माना गया है। सत में प्रीति, रज में अप्रीति तथा तम में विषाद की स्थिति होती है। भट्टनायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन साधारणीकरण है। भावकत्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभाव आदि किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभाव आदि बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा गया है। साधारणीकरण होते ही सामाजिक के सत्वगुण का उद्रेक हो जाता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण का शमन हो जाता है। अभी तक रस का स्थान रंगमंच था, किंतु भट्टनायक ने उसका स्थान सहृदय का हृदय बताया है। भट्टनायक के अनुसार संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध है तथा निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। इसके बाद हमारे अंतिम आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं। वे रस की आत्मगत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है। वे रस को व्यंजना व्यापार मानते हैं। उनके अनुसार जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्याप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सहृदय के हृदय में निरंतर विद्यमान अस्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं।
विभाव विभावन व्यापार से अस्थायी भाव को अंकुरित करता है, अनुभाव इसे अनुभव करने योग्य बनाता है तथा संचारी भाव अनुरंजन व्यापार से इसी अस्थायी भाव को पुष्ट कर देता है। जिस प्रकार मिट्टी पर पड़े छींटे मिट्टी में ही मिलकर सुगंधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विभाव आदि की विशिष्टता के लोप हो जाने से वे अस्थायी भाव सर्वसाधारण बन जाते हैं। ये साधारणीकृत रूप में उद्बुद्ध हुए अस्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस का आस्वादन एक विलक्षण और लोकातीत अनुभव है। वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस सहृदय के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस का अर्थ अभिव्यक्ति है तथा संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध है। तो इस प्रकार 5 आचार्यों ने अपने अपने मत रस निष्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किए, जिसे हमने देखा, जिसमें सर्वप्रथम हमने भरत मुनि के विचारों को देखा। भरत मुनि रस को आस्वाद्य मानते हैं, आस्वाद नहीं मानते हैं। वो इसे एक वस्तु के रूप में देखते हैं। इसके बाद उन्होंने रस को रंगमंच पर अर्थात नट नटी में होता है ऐसा बताया है। उसके बाद भट्टलोलक आते हैं। भट्टलोलक ने अपने सिद्धांत में बताया कि परिपक्वता यानी मैच्योरिटी प्राप्त करने पर ही अस्थायी भाव रस कहला जाते हैं। वे बताते हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव उपचित होते हैं और वे रस कहलाते हैं। इन्होंने रामायण में राम के पात्र का जो आरोपण अभिनेता पे हो जाता है उसका जिक्र किया। उसके बाद आचार्य शंकुक आते हैं। शंकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि सहृदय नाट आदि पर राम आदि का आरोप नहीं करता, अपितु प्रतीति या अनुमान कर लेता है, इसलिए इनके सिद्धांत को अनुमतिवाद कहा गया है। इन्होंने सम्यक प्रतीति, संशयात्मक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति और सादृश्य प्रतीति 4 प्रतीति के प्रकार बताए। आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भी की थी। इसके बाद आचार्य भट्टनायक आते हैं। भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने त्रिविध व्यापार के माध्यम से इसे समझाया है रसास्वाद को, जिसमें वो अभिधायकत्व व्यापार बताते हैं, जिसमें अभिधा शक्ति द्वारा काव्य अथवा नाटक में अर्थबोध की प्रतीति होती है। उसके बाद भावकत्व व्यापार बताते हैं, जिसमें साधारणीकरण को बताते हैं। उसके बाद भोजकत्व व्यापार बताते हैं, जिसमें सत्वगुण, साधारणीकरण के बाद सत्वगुण का उद्रेक होता है, रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। इसके बाद सबसे अंतिम में अभिनवगुप्त आते हैं। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जिस प्रकार मिट्टी पर पानी के छींटे पड़ने से उसमें जो सुगंध होता है वो निकलता है, यानी उसमें व्याप्त गंध, जो सौंधी सी गंध उससे निकलती है, ठीक उसी प्रकार अस्थायी भाव पर विभाव आदि के छींटे पड़ते हैं तो हमें रस की प्राप्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अब हम साधारणीकरण को पढ़ेंगे, तो आइए साधारणीकरण को देखते हैं। साधारणीकरण का विलोम है असाधारण या विशिष्ट। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भावों का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही साधारणीकरण है। यानी काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो कवि जब लिख रहा है तो कवि अपने मनोभाव से लिख रहा है, वो अपनी अनुभूति को बता रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अपनी अनुभूति को फील करते हैं, हम अपने आप से रिलेट करते हैं। वो रिलेट करना ही साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण के बारे में भट्टनायक लिखते हैं, भावकत्व साधारणीकरण तेन ही व्यापारन विभावादाय अस्थायी च साधारणीकृत्यन्ते। अर्थात साधारणीकरण से पहले हम एक पृथक व्यक्ति से परिचित थे, परंतु साधारणीकरण के बाद हम उससे परिचित नहीं हैं। इसके बाद अभिनवगुप्त बताते हैं, विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है।
सामाजिक दर्शक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं। वे लिखते हैं, प्रस्य न प्रोति ममस्य न ममोति च तदास्वदे विभावदे परिच्छेदे विद्यते। यानी पाठक का आश्रय के साथ विशेषत्व समाप्त हो जाता है, विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबनत्व धर्म के माध्यम से बताया है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोबोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना साधारणीकरण है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात कवि जब अपने भाव को लिखता है परंतु पाठक तक जब वो भाव पहुंचता है तो वो यथावत हो जाता है, यानी वो पाठक के भाव में तब्दील हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, जिसे आप आलंबन कहते हैं उसे हम कवि का साधारणीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को पढ़ा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र पर मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।